concluding. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूं, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने की अनुमति प्रदान की। माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपनी बात की शुरुआत किसी तर्क से नहीं बल्कि एक अभिनंदन से करना चाहती हूं, क्योंकि री नीट के एग्जाम में हमारे देश के 11,21,000 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की और उसमें भी 58% से ज्यादा मेरे देश की होनहार बेटियों ने सफलता के परचम लहराए। उसके लिए मैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और उनको अभिनंदन करना चाहूंगी। महोदया, आज जिस बिल पर, संशोधित बिल पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक दंडात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस देश के प्रत्येक विद्यार्थियों से किया हुआ एक वचन है कि उनकी मेहनत और प्रतिभा का सम्मान होगा और पेपर लीक जैसे अपराधों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक सशक्त कानून बनाया जाएगा ताकि ऐसी घटनाओं की फिर पुनरावृत्ति नहीं हो सके। माननीय महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस संशोधित बिल के लिए बहुत धन्यवाद देती हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस देश के विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि था, इसलिए उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि आज के युवा कल राष्ट्र का भविष्य है और उन भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए जब पेपर लीक हुआ तो पुनः परीक्षा का आयोजन किया गया और पुनः परीक्षा के बाद अति शीघ्र उसका रिजल्ट भी घोषित किया गया ताकि किसी भी विद्यार्थी का एक साल खराब नहीं हो। माननीय महोदय, इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो 4 से 5 महीने का वक्त लगता है, लेकिन अगर सामने इस देश के युवा का भविष्य हो तो इस देश ने ये पूरी प्रक्रिया मात्र 40 दिनों के अंदर की है। 551 हमारे शहर, 5,440 परीक्षा केंद्र, 13 भाषाएं और 20 लाख से ऊपर विद्यार्थियों की सफलतापूर्वक परीक्षा कराने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि ये विद्यार्थियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। मगर दूसरी तरफ मुझे अफसोस है माननीय महोदय कि विद्यार्थियों के दुख पर बहुत से लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। उन विद्यार्थियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम किया और निशाना सरकार को बनाया। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा सब दूर से इनको हार मिली तो उन बच्चों के पीछे उनके स्वार्थ को सिद्ध करने का काम इन लोगों ने किया। बच्चों की बात को अराजकता की आग में झोंकने वाले न तो विद्यार्थियों के हितैषी हो सकते हैं, न तो इस देश के हितैषी हो सकते हैं माननीय महोदया। और इन सारे वाक्यों में जब माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्होंने अनर्गल बातें कही तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि दिख रहा है साफ कि खंजर वही पुराना है, बस हाथ नया बदला है। मैं इन सब से पूछना चाहती हूं कि इस देश में निर्भया कांड जैसा दुखद घटना भी हुई थी, अब उस वक्त किन लोगों ने इस्तीफा दिया था? मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि जब पंजाब में अभी पेपर लीक हुआ तो किन लोगों ने इस्तीफा दिया? अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद किन लोगों ने इस्तीफा दिया? इनको विद्यार्थियों के हित से कोई मतलब नहीं था महोदय, इनको तो सिर्फ इस्तीफे से मतलब था, इनके राजनीतिक स्वार्थ से मतलब था। अगर विद्यार्थियों के हित की अगर इनको चिंता होती तो उसके लिए समाधान निकालते। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, इस देश में 7 दशक तक महोदय परीक्षा की पारदर्शिता की रक्षा करने के लिए एक भी कानून नहीं बना था, एक भी कानून नहीं बना था। इस 7 दशक की चुप्पी को तोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और 2024 में यह अधिनियम दिया और सशक्तता के साथ लागू किया। और मैं तो ये कहना चाहूंगी महोदया कि जिनकी किताब के हर पन्ने पर दाग हो बेहिसाब, जिनकी खुद की किताब के हर पन्ने पर दाग हो बेहिसाब, वो दूसरों को नसीहतों का पाठ पढ़ाते हैं जनाब। अब इनके इतिहास पर भी मैं नजर डालना चाहूंगी। 2004 में सीबीएसई की अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक हुए, किसकी सरकार थी? 2007 में एआई की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, तब किसकी सरकार थी? 2008 का प्री मेडिकल टेस्ट
देश भर में लीक के मामले कौन सत्ता में था? 2011 में एआई लखनऊ 11 लाख विद्यार्थी महोदया 11 लाख विद्यार्थी प्रभावित हुए, कौन सत्ता में था? 2012 में एम्स की पर्चा लीक हुआ, बाजार में पर्चा घूमता रहा, किसकी सत्ता थी? 2013 में महाराष्ट्र का एचएससी परीक्षा लीक, कौन सत्ता में था? माननीय महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करना चाहूंगी। 1993 में समाजवादी पार्टी ने चुनाव में खुला वादा किया कि कल्याण सिंह जी की सरकार का नकल विरोधी कानून को वो समाप्त करेंगे। इस देश ने पहली बार देखा कि नकल कराने की बात को कोई भी अपना चुनावी को घोषणा बनाए, ये बहुत खतरनाक है। और सत्ता में आने के बाद माननीय महोदय, इन्होंने उस कानून को समाप्त भी किया और खुले बाजार में नकल परोस के रख दी और आज ये नकल की बात की करते हैं। माननीय महोदय, राजस्थान की बात करूंगी। 2021 से 2023 के बीच रीट सहित बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे बार बार लीक हुए और जब उनसे जवाब मांगा गया तो उनका ये कहना था कि जादू और टोना टोकते से पर्चा गायब हो गया। आज की परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने ये बात नहीं की, बल्कि 48 घंटों के अंदर उन गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे करने का काम किया। माननीय महोदय, मैं कर्नाटक की बात करूं, झारखंड की बात करूं या मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, हर जगह पेपर लीक होते रहे, बच्चे रोते रहे और सरकारें सोती रही, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो खुद गुनाहों में डूबा हो वो क्या रास्ता दिखाएगा? जिनका आईना खुद धूल से भरा हो वो क्या अपना चेहरा बताएगा? माननीय महोदय, मैं आज इस सदन में खड़े होकर इस देश के युवाओं से कहना चाहती हूं कि हवा लाख मुखालिफ हो जाए, मगर जरा गौर तो कर कि वो कौन है जो चिरागों की लौ बचाता है, और वो माननीय मोदी जी है, जिन्होंने इस देश के भविष्य की चिंता की। उन्होंने इस मामले को दबाया नहीं बल्कि समाधान निकाला। उन्होंने दोषियों को बचाया नहीं बल्कि उनको सजा दी, और उनकी उसी सजा को और सख्त करने के लिए ये सशक्त कानून बताया, ताकि स्थायी निवारण तंत्र स्थापित कर सके, ताकि कोई भी हाथ जब इस देश के भविष्य और युवा की तरफ उठे तो उसे कानून का शिकंजा वहीं दबा दे और उसे वहीं रोक दे। माननीय महोदय, आज जो ये विषय था, ये राजनीति करने का विषय नहीं था, ये राष्ट्र की शिक्षा नीति का विषय था। ये एक ऐसा विषय था कि हम सबको मिलकर इसका समाधान करना था, क्योंकि जब बात देश की हो तो हमारी प्राथमिकता देश होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमारे भारत की युवा शक्ति की तरफ देख रहा है, तब हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इन्होंने सुनियोजित ढंग से इस देश के माहौल को खराब करने का काम किया। अभी हमारे संजय जी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे लोगों के वीडियो सामने आए जिनका शिक्षा से लेना देना ही नहीं। मेरी संसद सदस्य साथ में गीता जी बैठे हुए, उनके फोन पर एक वीडियो आया उत्तर प्रदेश के उन्हीं के जिले का, औरैया जिले का एक व्यक्ति जिसके ऊपर 15 से 16 केस है, वो यहां आकर शिक्षा की बात करता है जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। ऐसे कई बात है, ऐसे कई वीडियो है जो ये बताते हैं कि इस देश के माहौल को सुनियोजित ढंग से इन लोगों ने खराब करने का काम किया। बल्कि दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी तो इतने संवेदनशील हैं माननीय महोदय, कि वो इस देश में परीक्षा के पहले बच्चों पर परीक्षा से चर्चा करते हैं ताकि उनका तनाव कम हो और तनाव मुक्त स्थिति में वो अपनी एग्जाम दे सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ही थे जिन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया ताकि कौशल विकास से जुड़ सके और हमारी शिक्षा सुदृढ़ हो सके। आज शैक्षणिक विस्तार क्षमता को भी मैं बताना चाहूंगी महोदय। विश्वविद्यालयों की संख्या 2014 में उसके पहले 760 थी, आज बढ़कर 1338 हो गई है। आज मैं बात करूं HEI की संख्या 51,000 से बढ़कर आज 70,018 हो चुकी है। IIT की संख्या 16 से 23 हो गई है। IIM 13 से बढ़कर 21 हो गए हैं। एम्स की संख्या 7 से बढ़कर आज 20 हो गई है। 2014 के पहले
387 मेडिकल कॉलेज थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठे हुए थे, आज दुगने से अधिक 818 हो गए हैं, जबकि एमबीबीएस की सीटें 51,000 से बढ़कर 1,28,000 हो गए। ये आंकड़े नहीं है, ये इस सरकार की विकास की बातें हैं और ये बताती है कि इस सरकार देश के साथ है, देश के युवाओं के साथ है। इतना ही नहीं, 1,40,00,000 से अधिक नौजवानों को कौशल प्रमाणन, 1,40,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, ये सारे वो आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि ये देश के साथ हमेशा ये सरकार रही है। बस 2 मिनट की बातें मैं और कहना चाहूंगी। माननीय महोदय, मैं देश के बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि 2047 का विकसित भारत, ये आने वाले जब हमारा हम 100वां स्वतंत्रता उत्सव मना रहे होंगे, जब इस देश के युवाओं के हाथ में ये भारत होगा, इसलिए बरगलाने पर मत बगले, क्योंकि ये आज हमारा जो सरकार है वो कल भी आपके साथ खड़ी थी, आज भी आपके साथ खड़ी है और आने वाले कल में भी आपके साथ खड़ी रहेगी। इसी के साथ मैं पूरे मन से इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।